आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ HD और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अली साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सोने की कीमत जिसको तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जानने के बाद रिवर्स गियर भी लग सकता है। 2 माह में सोने की कीमत में तकरीबन 20% कमी हुई है। आप कैसे देखते हैं सर? जी थैंक यू। आप कैसी हैं मेमूना? और ठीक है ये सर। तबसरा गोल्ड के बारे में। गोल्ड एक वक्त ऐसा था कि गोल्ड की प्राइस $5200 पर ऑन्स, यानी दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि कभी कोई आज से पहले सोच नहीं सकता था। जब मैं हांगकांग होता था, मैंने अक्सर बताया, तो उसमें हांगकांग में एक सोने की स्पॉट प्राइस होती थी $357, $358। $1 की वेरिएशन से सोना ट्रेवल करता था, दैट वाज फॉर 1 ऑन्स। आज इसकी जो अनएक्सपेक्टेड प्राइस का जंप था, और उसमें जो मेन गैम्बलर थे, मैं उस वक्त भी लोगों को ये मुतनब्बे कर रहा था कि आप लोग जो सोना धड़ाधड़ खरीदना शुरू हो गए, आपको पता नहीं है मेन स्टेक कंपनीज क्या करेंगी कि वो वहां से अपना पैसा निकालेंगी उस वक्त जब सोना अपनी पीक पे चला जाएगा। और वही कुछ हुआ जब अमेरिकन वो कंपनी जिसने एक वक्त पे देखा कि पूरी दुनिया से $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है गोल्ड में, उन्होंने एकदम गोल्ड को ड्रेन करना शुरू किया। और वो बायर कौन थे? वो बायर थे हम जैसे ना समझ लोग। उस वक्त जब आपने 6 लाख रुपए पे एक तोले पे सोना खरीदना शुरू किया, मेरा मुसलसल इसरार था कि सोने की ये हकीकी प्राइस नहीं है। सोना बहुत डाउन आएगा और बहुत डाउन आएगा। सोना उसके बाद डाउन आ रहा है, और मैं अभी भी प्रोडिक्ट करता हूं कि अभी भी अपनी असल प्राइस पे नहीं है। तो वो लोग जो आज भी सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी गैम्बलिंग स्टेजेस बनाए गए, जो एक फिनोमेना बनाया गया, उसमें एक गोल्ड का था। और उस गोल्ड के फिनोमेना की वजह से आज अरबों डॉलर, हंड्रेड्स एंड मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ड्रेन हुए गरीब लोगों की पॉकेट से, उन कंपनियों के अकाउंट में जिन्होंने इस पे प्ले किया। ये स्कैंडल निकलेगा भी, इसमें जिस दिन तहकीकात हुई तो ये स्कैंडल निकलेगा कि वो कौन सी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने गोल्ड की प्राइस को एक पीक पे लेके गए, उसके बाद जाके इसे क्रैश करवाया। और फंसने वालों में कौन है? आवाम, आम कौम अभी भी। अच्छा, ये मेमूना उस वक्त की बात है कि जब लोग कह रहे थे कि सोना 7-8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तोला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तब भी मैं ये कह रहा था कि दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हर चीज अपनी डिमांड एंड सप्लाई के साथ चलती है। और फिर क्या सबके सामने नहीं है कि 16 टन सोना तो खाली रशिया ने बेच दिया था। टर्की ने कितना सोना बेचा? और रशिया के पास खाली 16 टन सोना नहीं है, उसके पास तो शायद 16,000 टन सोना है। तो इसलिए उन्होंने क्यों बेचा? भाई उन्हें भी पता था कि वी कैन नॉट गेट द मैक्सिमम बैक आउट ऑफ इट। तो भाई ठीक है, हमें कैश चाहिए तो हम कैश को रोल ओवर कर लेते हैं। तो यही कुछ हुआ। तो आइंदा भी मेमूना, मेरा ख्याल है कि सोना इज गोइंग, लाइक गोल्ड इज गोइंग टू गेट अ हार्ड टाइम। अच्छा आमिर सर, आप हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देंगे कि वो मौजूदा कीमत पर सोना खरीदें कि नहीं? मेरा तो ख्याल है कि जिन्होंने ऐसा सोचा है कि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर ठीक है कोई शादी ब्याह के लिए, वो तो हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की रसूमात है, लेकिन अगर उसके अलावा वो कहें तो मैं नहीं समझता फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस देयर शुड बी नो वे सोना अभी भी नीचे आएगा। अच्छा, सोने के साथ अगर हम दुनिया की इकोनॉमी पर नज़र डालें तो दादोशुमार बताते हैं कि हालिया दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। तो आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, सबसे अगर रिसेंटली आप कहें तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो एक वॉर में जो जीडीपी, यानी कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज की अगर आप जीडीपी कहें तो कुछ कंट्रीज की 4%, 5%, 13%, 14%, यानी कतर और कुवैत जैसी इकोनॉमीज 13 to 14% इफेक्ट हुई हैं। और मैं अपने नाज़रीन को बता दूं एक और चीज, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.9% इफेक्ट हुई है। ये जो आप महंगाई का तूफान और ये पेट्रोलियम प्राइसेस और ये क्राइसिस, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सिर्फ 0.9% का इम्पैक्ट है। और ये 0.9%, इससे आप अंदाजा लगा लें कि कोई छोटा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन उन मुल्कों पे जिन पे 13%, 14%, यूएई पे एक बहुत, मतलब दैट इज नॉट वेरी मच डिक्लेयर्ड, लेकिन लाइक 9-10% वहां पे इम्पैक्ट आया। हमारा तो 0.9% है, 0.9% इज नथिंग। सो व्हाट आई बिलीव कि इसका दुनिया पे तो असर आया ही है। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान की ग्रोथ अगर आप चले जाएं सेकेंड डेकेड में इस सेंचुरी के, तो हम लोग 5 पॉइंट समथिंग, 6, 6.2, इस सारे उसमें ना ट्रेवल करते रहते थे।
जी। लेकिन उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद कुछ अनसर्टेनिटी थी, कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, तो हमारी ग्रोथ माइनस में भी गई थी। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2022 में हमारी ग्रोथ माइनस में गई थी। इसी वजह से तो आपने देखा कि डॉलर ड्रेन हो गया। डॉलर कहाँ, अच्छा मतलब 2018 में अगर डॉलर 100 रुपए का था तो वो 2019 में 110 का हो गया, 115 का हो गया, लेकिन वो 2020 आते आते 150 का हो गया। 150 के बाद उसने जंप मारी और डॉलर 300 प्लस चला गया, यानी 2022 में वो दैट इज कॉल्ड अ रियल इन्फ्लेशन, जिसको लोगों को कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। तो दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। उससे पूरी हमने देखिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस में रिलेट करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज द पोटेंशियल वी हैव. Is that we had any long-term policy to enhance our exports? No. We did not find any policy like how we can put a barrier to our imports. So there is where it is a difference. और long-term policies में वैसे मैं अपनी गवर्नमेंट को क्या मतलब एक अरसे से कह रहा हूँ कि इनकी पॉलिसीज होती ऐसी हैं 3-3.5 साल वाली, कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे, कभी 30 years, 20 years, 25 years विजन, कभी इस चीज पे तवज्जो नहीं दी गई कि अच्छा जी पाकिस्तान की अगर आईटी एक्सपोर्ट्स वाकई $5 billion क्रॉस कर रही हैं तो हमने इसको कैसे अगले साल एटलीस्ट 100% इंक्रीज देना है, या उनको हमने इस काबिल करना है। 5 साल में स्टक है आई थिंक अभी तक, जैसे कि आपकी बजाय कि हमने इसको लॉन्ग टर्म नहीं किया, हमने इसे लॉन्ग टर्म नहीं किया, तो दिस इज द ओनली रीजन। अच्छा आमिर सर, दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है? देखिए कुछ तो ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, इंडिया में भी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे चले वहाँ पे 1 point something% किया है, पाकिस्तान में 2.4 का मतलब ये है कि आप हर साल ऑलमोस्ट 50 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं। 50 लाख बच्चों का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड की आबादी 50 लाख नहीं है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 लाख नहीं है, यानी आप एक पूरा यूरोप का मुल्क अपनी इस सोसाइटी में इंक्रीज करते जा रहे हैं और हर साल करते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि विदिन 20 years योर पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अ डबल अगेन, यानी आप 50 करोड़ की आबादी का मुल्क हो जाएंगे। 50 करोड़, क्या आपके पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि आपको लैंड है, खाना है, और वो चंद नामदेश जिन्हें लोग, मैं जिन्हें यही कहता हूं उनके लिए मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है, जिन्हें ये समझ नहीं आती कि वो कहते हैं जी एक दाने से 72 दाने निकलते हैं। भाई जमीन तो वही है जिसमें दाने बोने हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर उसी जमीन में से दाने बो के निकालने हैं तो इतना पानी कहां से लाओगे, इतने फूड कहां से लाओगे, इतने रिसोर्सेज कहां से लाओगे, एजुकेशन कहां से लाओगे। इस पे मैं एक खास प्रोग्राम आपसे करूंगा कि 2.5 करोड़ बच्चा आपका इस वक्त कहां पे है कि आपका स्कूल से बाहर है, चाइल्ड लेबर में है। खुदा के लिए आज मेमूना देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 6-7 मिलियन बच्चा मुख्तलिफ मदारिस में पढ़ रहा है जी, और वो मदारिस में पढ़ नहीं रहा है, वो मदारिस में इसलिए दाखिल हुआ है कि वहां पे मुफ्त रोटी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर जिस मुल्क की इकोनॉमी इस चैरिटी पे बेस करके चल रही हो कि जी हमने ये चैरिटी मिलेगी उससे ये बच्चों को रोटी खिलाएंगे, और वहां से और वो 6 मिलियन 7 मिलियन बच्चा जब वहां से पढ़ के निकलेगा, मुझे बताइए कि उसमें से कारपेंटर कितने होंगे, उसमें से प्लम्बर कितने होंगे, ड्राइवर कितने होंगे, इंजीनियर कितने होंगे, डॉक्टर कितने होंगे, वो कितने लोग होंगे जो इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। वहां से आप किसको प्रोड्यूस करके निकलेंगे कि जिन्हें 6-7 मिलियन मस्जिदें भी चाहिए, बिकॉज उन्होंने सीखा ही वही है, उनको तो वही काम आता है, उन्होंने तो वही काम करना है। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स, हमें इसको समझने की जरूरत है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ व्हाट इज मैं अभी परसों एक सेमिनार करवाया होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में, उसमें मुझे बुलाया गया एज अ गेस्ट स्पीकर एंड दैट वाज फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन हमें समझने की जरूरत है सस्टेनेबल ग्रोथ है क्या। एनीवे अच्छा दूसरी तरफ बात करें तो सस्ता तेल किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है, तो क्या पाकिस्तान आलमी तौर पर सऊदी अरब के साथ मिलकर ऑयल रिफाइनरी लगा सकता है? अच्छा, ऑयल को एक्सप्लोर करना दैट इज अनदर जॉब एंड ऑयल को रिफाइन करना दैट इज अनदर जॉब। मैं अब आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ, दुनिया के लिए बड़ी शॉकिंग बात होगी कि इंडिया ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी था और एक्सपोर्टर भी था। इंपोर्ट करता था वो रॉ ऑयल और एक्सपोर्ट वो करता था
रिफाइंड ऑयल, अब उससे रिफाइंड ऑयल के बाद उसकी अपनी बहुत सारी पैसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारी प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से निकलती है। अच्छा, वो इंपोर्टर भी था और एक्सपोर्टर भी था, वैलिडेशन। अब पाकिस्तान में इस वक्त अभी रिसेंटली वैसे कुछ बुनेर में और सवात में, कोहाट में, इस साइडों पे काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई हैं। कोई 5,000, कोई 10,000 बैरल, 15,000 बैरल की भी ये खबर आई है। बट वी आर कंज्यूमिंग 420,000 बैरल एवरी डे। अगर 4,20,000 हम कंज्यूम करें तो हम ज्यादा 1 लाख प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी नंबर 1 वी आर नॉट बैलेंस विद दैट। हमें वो बैलेंस पैदा करना है। अगर पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, बड़ी जगह पे सर्वे आते हैं कि जी फलां जगह पे सर्वे हुआ है, वहां पे तो जमीन से पेट्रोल अपने आप निकल रहा है, खुदा के लिए यहाँ पे इसका कुआं खोद दे। गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट इट। इस पे वैसे एक बड़ा मैकेनिज्म होता है ओगरा का। एनीवे, अगर ये रिफाइनरी लगती है, अच्छा रिफाइनरी वेयर इट इज प्रपोज इन ग्वादर एंड इट इज फंडेड बाय MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ पे एक रिफाइनरी लगाती है और उस रिफाइनरी में पेट्रोल जो आता है वो पाइपलाइन के जरिए आता है, यानी सऊदी अरेबिया टू अंडर वाटर ये पाइपलाइन जो है ये पाकिस्तान तक पहुंचती है। उस रिफाइनरी से पेट्रोल रिफाइन होता है और रिफाइन होने के बाद एक्सपोर्ट होता है। अब ये ना समझिए कि वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। दैट इज वन पार्ट। आपने हर साल अगर वहीं से ऑयल को रिफाइन करके, यू हैव द अदर डेस्टिनेशंस, आप वहां से चाइना, साउथ आपके जो वेस्टर्न चाइना आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप वहीं से पाइपलाइन के जरिए आगे बेचना शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कैन अर्न बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। तो ये एक $10 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है कि जिसे मैं समझता हूँ कि वन ऑफ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क को ऐसी बहुत सारी अट्रैक्शंस देनी भी चाहिए। फिर खाली पाकिस्तान नहीं, यानी यहाँ पे तेल रिफाइन होगा, यहाँ से रिफाइन होके विदाउट एंट्री टू शारा, ये जो आपने हुर्मुज़ जिसका आप समझ लो इस वक्त एक अच्छा खासा रोला बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के पेट्रोल प्राइसेस जो है वो क्राइसिस में। तो व्हाई नॉट आउट ऑफ दैट कि पाकिस्तान आए, पेट्रोल यहीं से रिफाइन हो, यहीं से चाइना चला जाए, यही से दुनिया में बेचे है, और रिफाइनरी के पैसे भी पाकिस्तान कमा रहा हो, रिफाइंड पेट्रोलियम के भी कमा रहा हो, और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो कर रही है। अच्छा आमिर सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगने से तेल की कीमतों में कमी मुतवक्की है? अच्छा, ये ऐसा नहीं है। रॉ ऑयल जो है ना, जिसे हम ब्रेंट कहते हैं, और फिर इसकी 2 जगह से प्राइसेस आती है, एक इंग्लैंड से आती है, एक अमेरिका से आती है, ठीक है। इसको आप बेसिकली क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल की, हर मुल्क के क्रूड ऑयल की एक अपनी अलहदा एक केमिकल कॉम्पोजिशन है। हर मुल्क का क्रूड ऑयल डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, लाइक इवन ईरान और इराक का भी फर्क है। तो इससे प्राइसेस जो है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में एक ही होती हैं। लाइक अभी गवर्नमेंट ग्लोबली जो अनाउंस किया जा रहा है $100 प्लस। अच्छा, उस पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो चूंकि क्रूड ऑयल मेनली यू आर बाइंग मोर देन 70% ऑफ योर टोटल कैपेसिटी, लाइक 80%। सो उस पे फर्क नहीं आएगा। हाँ, उसकी क्रूड ऑयल की बाय प्रोडक्ट्स होती हैं जिसका इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट क्या होता है कि जितनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूड ऑयल से निकलती हैं। तो वो जो इम्पैक्ट आएगा वो इसे कहा जाता है कि देयर आर टेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल। तो वो भी तो आपकी इकोनॉमी है ना, यहाँ तक कि पॉलिएस्टर, यान, ये जो कपड़े आपने और मैंने पहने हुए हैं बेसिकली तो ये भी पेट्रोलियम के। बिल्कुल। सो देयर विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, आई बिलीव। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब। आज के लिए इतना ही। हकाइक पर मबनी तज्जियों और बेलोग तबसरों के लिए देखते रहिए T9।